नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सरस्वती क्लासेस के YouTube चैनल में एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हम मराठा शासन का उदय देखे थे, ठीक है। उसमें फर्स्ट पार्ट आप देख लीजिएगा, वीडियो आपका YouTube में डला हुआ है। अब मैं उससे आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए, ये आपका रतनपुर का किला है, रतनपुर का किला। और जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है और यहाँ से भास्कर पंत चले थे। और भास्कर पंत जो है दशहरे के दिन 1741 ईस्वी में रतनपुर के किले में आक्रमण करते हैं। और इतिहासकार बताते हैं कि सैनिकों की संख्या 10,000 से लेकर के 50,000 के बीच में थी। और इतिहासकारों का मानना है कि ये संख्या जो है लगभग 30,000 मानना उचित होगा। तो 30,000 सैनिक जो है भास्कर पंत के साथ चले और वो आकर के रतनपुर के किले में आक्रमण करते हैं। और रतनपुर के किले का जो मुख्य दरवाजा होता है, जिसको सेमर दरवाजा के नाम से जाना जाता है, उसको बम और बारूद की सहायता से उड़ा दिया जाता है। और इस किले में 30,000 सैनिक जो है प्रवेश कर जाते हैं। और शायद इतनी बड़ी संख्या में अगर कोई सैनिक आक्रमण छत्तीसगढ़ में पहली बार हो रहा था। और यहाँ पर मुख्य दरवाजा में जैसे ही प्रवेश करते हैं तो इस समय रतनपुर की जनता जो है खड़े होकर सिर्फ देख रही थी, क्योंकि शायद इतना बड़ा आक्रमण वो पहली बार देख रहे थे। और यहाँ पर पूरे सैनिक किले में प्रवेश कर जाते हैं और यहाँ पर हल्की झड़प होती है। और कोई भी रतनपुर का व्यक्ति या फिर कोई भी राजा यहाँ पर यह हिम्मत नहीं कर पाता है कि भास्कर पंत की सेना को रोक सके। इसी बीच अपने को एक नाम प्राप्त होता है, राघव सिंह। ये राघव सिंह जो है जमींदार रहते हैं और ये भास्कर पंत की सेना से लड़ने की पूरी प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। लेकिन लास्ट में भास्कर पंत जो है राघव सिंह को मार डालते हैं। और राघव सिंह जो एक कोशिश की है, उनको भी मार डाला जाता है। और किसी के अंदर ये हिम्मत नहीं होती है कि भास्कर पंत के 30,000 सैनिकों को रोक लिया जाए, ठीक है। अब यहाँ पर जाते हैं तो फिर रघुनाथ सिंह का यहाँ पर शासन रहता है। अब रघुनाथ सिंह जो है अपने एकमात्र पुत्र के मृत्यु के शोक में डूबे रहते हैं और ये किसी तरीके से कोई भी रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। और रघुनाथ सिंह की जो दो रानियां होती है, पद्म कुमार और लक्ष्मी कुमार, जो है किले के ऊपर चढ़ करके सफेद ध्वज दिखाती हैं और शांति समझौता के लिए राजी कर लेती हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि रघुनाथ सिंह को जो है पराजित कोई युद्ध नहीं होता है, कोई पराजित नहीं होता है। यहाँ से जितनी भी धन संपदा होती है उनको लूट लिया जाता है। और यहाँ पर भास्कर पंत जो है अपने एक प्रतिनिधि जो है कल्याणगिरी गोसाई को नियुक्त कर देते हैं, कल्याणगिरी गोसाई को। और जो शासक है वो रघुनाथ सिंह को ही बनने दिया जाता है। तो यहाँ पर शासक रघुनाथ सिंह है, लेकिन भास्कर पंत अपने एक प्रतिनिधि जो है कल्याणगिरी गोसाई को नियुक्त कर देते हैं। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना होगा कि ये वही कलचुरी है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के ऊपर आक्रमण करके अपनी सत्ता स्थापित की थी। लेकिन ये कलचुरी खुद में ये नहीं सोच पाए कि इनके ऊपर भी कोई आक्रमण करके इनसे सत्ता को लूट सकता है। और ये जैसा कि आप लोग नाम जानते होंगे, कलिंग राज जो है संस्थापक माने जाते हैं छत्तीसगढ़ कलचुरियों के, उसके बारे में एक कथन प्राप्त होता है कि वह दुश्मनों की स्त्रियों की आंखों से बहते हुए जल से हष्ट-पुष्ट हुआ प्रताप का वृक्ष था। यानी कि आप सोच लीजिए कि वह किस प्रकार से दुश्मनों के ऊपर आक्रमण करता था और लास्ट में उनको मार डालता था। उनकी स्त्रियां जो है, उनके स्त्रियों के आंखों से केवल आंसू निकलता था और कलिंग राज को कोई प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता था। वैसे शासकों के वंशावली से होने के बावजूद जो है रघुनाथ सिंह ये सोच नहीं पाए, या फिर कलचुरी ये सोच नहीं पाए कि हमारे ऊपर भी किसी तरीके का आक्रमण हो सकता है। और ये इनकी कमजोरी जो है पूरे तरीके से भास्कर पंत उसका फायदा उठाने जाते हैं। और भास्कर पंत जो है रघुनाथ सिंह को यहाँ से पूरी धन संपदा लूट करके अपने प्रतिनिधि कल्याणगिरी गोसाई को नियुक्त कर देते हैं। और यहाँ से भास्कर पंत जो है आगे बंगाल चले जाते हैं और बंगाल में जाकर के अलीवर्दी खां से समझौता करते हैं और वापस लौटते रहते हैं। इसी बीच जो है 1744 ईस्वी में जो है मनकुटा नामक स्थान पर भास्कर पंत की जो है हत्या कर दी जाती है और भास्कर पंत वापस नहीं जा पाते हैं। यहां तक की कहानी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका था। अब मैं उससे आगे की कहानी स्टार्ट करता हूं यहाँ पर। तो जैसे ही भास्कर पंत की हत्या होती है, ये न्यूज जो है महाराष्ट्र में कौन बैठे हुए हैं आपके, रघु जी प्रथम, या इन्हीं को किस नाम से जाना जाता है, राघव जी के नाम से जाना जाता है। जब राघव जी को यह पता लगता है कि भास्कर पंत की मृत्यु हो गई है, और उसी बीच रघुनाथ सिंह को भी यह जानकारी प्राप्त होती है कि भास्कर पंत अब नहीं रहे इस दुनिया में,
तो रघुनाथ सिंह यहाँ पर क्या करते हैं कि जो कल्याणगिरी गोसाई को भास्कर पंत नियुक्त कर दिए थे, उस कल्याणगिरी गोसाई को पद से हटा करके कैद कर देते हैं और ये अपने आप में एक स्वतंत्र शासक बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रघु जी प्रथम जो है बालाजी बाजीराव का समय था पेशवाओं का 1740 से 1720 से 41 के बीच में। अब रघु जी प्रथम को जो है बंगाल की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है कि आप इस क्षेत्र को आप संभालो। अब रघु जी प्रथम को जैसे ही ये पता लगता है कि भास्कर पंत नहीं रहा तो इनको बहुत ज्यादा झटका लगता है और ये बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और उसका बदला लेने के लिए और उस क्षेत्र को जीतने के लिए रघु जी प्रथम जो है नागपुर से निकल जाते हैं। अब जब ये नागपुर से निकलते हैं तो रास्ते में जब बीच में आते हैं तो इनको इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि रघुनाथ सिंह जो है कल्याणगिरी गोसाई को जो है कैद कर लिया है। अब यहां पर रघु जी प्रथम कहा जाते हैं, रतनपुर के किले में आते हैं और यहां पर रघुनाथ सिंह से जो है कल्याणगिरी गोसाई को क्या करते हैं, मुक्त करा देते हैं और यहां पर एक नए प्रबंधक के रूप में जो है मोहन सिंह की नियुक्ति कर जाती है। मोहन सिंह को 1745 ईस्वी में बना दिया जाता है। अब ये वही मोहन सिंह है जो राजसिंह के दरबार में था और राजसिंह के बाद कलचुरों के अगले शासक के रूप में इन्हें आना था, लेकिन मोहन सिंह शासक नहीं बन पाते हैं और अगले शासक के रूप में आपको जैसे पिछले क्लास में बता चुका हूं कि सिरदार सिंह बनते हैं और उन दोनों के बीच में युद्ध होता है और मोहन सिंह पराजित होकर दूसरों से जाकर के मिल जाते हैं। यहां तक की कहानी आपको स्पष्ट हो गई होगी। तो आपको याद रखना है यहाँ पर ये फैक्ट कि मोहन सिंह को 1745 ईस्वी में क्या बनाया जाता है, प्रबंधक नियुक्त किया जाता है और ये मोहन सिंह जो है रायपुर कलचुरी से संबंधित थे। ठीक है, अब यहाँ पर 1745 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक या फिर 58 तक दोनों तिथियां अपने को प्राप्त होती हैं। 57 जो है ज्यादा सही है, अगर दोनों तिथियां आ जाए तो ये प्रश्न विलोपित हो जाएगा, लेकिन ज्यादा सही है आपका 1757। तो मोहन सिंह अब यहाँ 1745 से लेकर के 1757 तक क्या करेंगे, रतनपुर के किले में शासक के रूप में यहाँ पर नियुक्त है, यानी कि प्रबंधक है, स्वतंत्र शासक नहीं था, मराठों के अधीन ही थे। अब उसके बाद क्या होता है आपका कि रघु जी प्रथम फिर यहाँ से बंगाल के लिए निकल जाते हैं और फिर रघु जी प्रथम फिर जो है नागपुर में आते हैं यहाँ पर। तो आपको पता होगा 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, ठीक है, आप लोग वैलेंटाइन डे मनाए नहीं होंगे कभी, जिसको कि हमारे यहाँ क्या मातृप्रीति दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, तो वैलेंटाइन डे के दिन क्या होता है, 14 फरवरी 1755 ईस्वी को जो है रघु जी प्रथम की मृत्यु हो जाती है। लेकिन रघु जी प्रथम जो है दूरदर्शी सोच के व्यक्ति थे। इन्होंने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने 4 बेटों के बीच में अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया था। तो इनके 4 बेटों को अगर हम देखें तो इनके 4 बेटे जो हैं, एक है आपका मुधो जी, एक है आपका मुधो जी और एक है आपके बिंबा जी और एक है आपके जानको जी और एक है आपके साबा जी। अब जब साम्राज्य का विभाजन किए रघु जी प्रथम, तो मुधो जी को जो है चांदा का क्षेत्र मिला और बिंबा जी को जो है छत्तीसगढ़ का क्षेत्र मिला और जानको जी को जो है नागपुर का क्षेत्र मिला और साबा जी को जो है बरार का क्षेत्र मिला। अब रही बात शासन करने की, तो हर किसी की इच्छा थी कि नागपुर से शासन किया जाए, क्योंकि नागपुर वहां पर मुख्य स्थान था। अब मुधो जी को चांदा मिल गया, बिंबा जी को छत्तीसगढ़, जानको जी को नागपुर और साबा जी को बरार। अब सभी की इच्छा नागपुर से थी, तो मुधो जी क्या करते हैं कि जानको जी के ऊपर आक्रमण कर देते हैं। जब जानको जी के ऊपर आक्रमण करते हैं तो उनके सहोदर करने का मतलब एक ही माता के उदर से उत्पन्न, तो बिंबा जी क्या करते हैं, मुधो जी का साथ देते हैं और ये दोनों मिलकर के जानको जी से लड़ाई लड़ते हैं और यहां पर जानको जी जीत जाते हैं और ये दोनों भाई पराजित हो जाते हैं। पराजित होने के पश्चात भी बिंबा जी भोसले जो हैं बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि वो छत्तीसगढ़ जैसे क्षेत्रों में आकर के शासन करे और उनकी पूरी मन थी कि वो नागपुर में ही रह करके शासन करे। और यहाँ पर बहुत संघर्ष किया, लगभग 2 से 3 साल जो है बिंबा जी भोसले नागपुर में रह करके संघर्ष करते हैं कि नागपुर की जो सत्ता है उनके हाथों में आ जाए, लेकिन शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था। लास्ट में अब यहाँ पर एक तिथि आप लोग याद रखना कि इनकी मृत्यु हुई है 1755 में और जब अपनी मृत्यु से पहले ही रघु जी प्रथम ने जब साम्राज्य का विभाजन किया तो बिंबा जी को छत्तीसगढ़ का क्षेत्र दे दिया। अब यहाँ पर रघु जी प्रथम या राघव जी एक प्रबंधक के रूप में मोहन सिंह को नियुक्त करके गए थे और ये मोहन सिंह सिरदार सिंह के समय में था। ये तो
राज सिंह के समय में था, शिवराज सिंह से युद्ध किया था लेकिन पराजित हो गया, मराठों से जाकर के लास्ट में मिल गया था। तो मोहन सिंह अब सोचा कि भाई अब मेरे को यहाँ पर छत्तीसगढ़ का शासन मिल गया है, अगला शासक तो मैं ही हूँ स्वतंत्र तरीके से, अब नागपुर से यहाँ कौन आएगा छत्तीसगढ़ में शासन करने के लिए। तो अपने मन में मन ही मन ये बहुत खुश था। और ये जब इसको 1745 में शासन मिला था तो ये बहुत ही जनता जो है इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, बहुत क्रूर था, बहुत शोषण किया रतनपुर की जनता का, तो जनता भी इससे परेशान थे। तो बिंबा जी को जैसे ही मिला तो बिंबा जी क्या है कि स्वयं छत्तीसगढ़ में जाकर के 2-3 व्यक्तियों को यहाँ पर भेजते हैं, जैसे आप लोग नाम है आपका नीलू पंडित, घोड़ो महादेव। तो इन दोनों को जो है बिंबा जी भोसले बोलते हैं कि जाओ आप छत्तीसगढ़ का शासन देखो, मेरा तो मन नहीं है, वहां जाकर के चलाओ। तो मोहन सिंह को उस समय सबसे ज्यादा झटका लगता है जब उनको ये पता लगता है कि बिंबा जी को छत्तीसगढ़ का हिस्सा मिला है। तो मोहन सिंह एक तरफा साम्राज्य चलाना चाहते थे, यहां पर छत्तीसगढ़ में किसी का शासन स्थापित होने नहीं देना चाहते थे।